एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग कंटेंट जो है घटना चक्र से ले रहे हैं, घटना चक्र की बुक से। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं PYQ हैं, PYQ। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम BPSC ने बिहार में कंडक्ट कराए हैं, इस बुक में वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बुक के अभी तक हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजी की भी 2 क्लासें अवेलेबल हो चुकी हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी की भी। तो अब जो हमारा सेक्शन चल रहा है पॉलिटी का चल रहा है, पॉलिटी का। और आज इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और संसद से। उपराष्ट्रपति और संसद से करीब 30 से 40 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके अलावा अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी GS के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का आंसर हमारा हो जाएगा, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इसके फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। और संविधान के 89 एक एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हमारा राइट आंसर होगा। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देखो 2001 2002 में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? जो सभापति होते हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है हमारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जी नहीं, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है राष्ट्रपति नहीं करता है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसमें असत्य पहचानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 2022 की बात कर रहा है, तो 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788 सदस्य थे। कितने? 788। तो राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो क्रम पूछा गया है, तो ये 12वां क्रम हो जाएगा इनका राइट आंसर। तो अच्छा, ये जो 12वां क्रम है कैसे है? व्यक्ति क्रम के अनुसार है, व्यक्ति के क्रम के अनुसार, ठीक है। और वर्तमान वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इनका कितना क्रम है? 14वां, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जगदीप धनखड़।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसका मुख्य है? राज्य सरकार का? जी नहीं। केंद्र सरकार का? जी बिल्कुल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, केंद्र सरकार का भारत का जो प्रधानमंत्री होता है मुख्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर की अगर बात करें तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसके फैक्ट भी देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के अनुसार भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री को बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, तो किसके लिए उत्तरदायी हैं ये? क्या ये प्रधानमंत्री के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति? अगला ऑप्शन देखते हैं। या फिर संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति? तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा के प्रति केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है ये पूछा गया है। इसमें स्टार लगा हुआ है यानी कि इसका आंसर नहीं दिया गया, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा। इसका देखिए फैक्ट देखते हैं। अनुच्छेद 75 ब्रैकेट 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, ठीक है, चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डेट डॉट 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 के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है किसके प्रति अधीन होती है? ये विधायिका के प्रति अधीन रह करके कार्य को संचालित करती है। तो इसका राइट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो एक तो क्वेश्चन यहीं से कवर होता है हमारा कि लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनमें मंत्रिपरिषद का जो चयन होता है कितने परसेंट होता है? तो ये 15%, ठीक है। तो पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा ये निश्चित किया गया था, तो ये 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा टोटल जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी 15% होगी टोटल सदस्यों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो ये कब का क्वेश्चन है ये देखते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार की बात कर रहा है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल का सचिव। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। परामर्श कौन देता है? एडवाइस भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इनको एडवाइज करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो महान्यायवादी होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटेल भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहाँ उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का आधिकारिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑफिशियल शब्द यूज हुआ है ना, इस वजह से। जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर अटॉर्नी जनरल माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति भी ले सकता है और महान्यायवादी। इसमें यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में ऑफिसर वर्ड का यूज हुआ था। ठीक है, इस वजह से अटॉर्नी जनरल आंसर गया था, यानी कि महान्यायवादी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आंसर को उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी दोनों को माना गया है। तो ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। वरीयता क्रम यानी कि टाइम ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को वरीयता क्रम में एक समान क्रम 9 में रखा गया है। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। तो इस वजह से आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रपति 1 नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति
फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर उसके बाद अध्यक्ष हो जाएगा यानी 4 नंबर पे, फिर बाद में संसद। तो पहला क्रम राष्ट्रपति, ऑप्शन 2, 2 1 4 3 5 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा की बात कर रहा है, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा की बात की जाए तो कितनी होनी चाहिए? एज न्यूनतम 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक रोक दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये 1971 की जनगणना के आधार पे। ठीक है, राइट आंसर हमारा 1971 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति था। ठीक है, और इसका डिटेल देखते हैं। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। ठीक है, और राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, 104वां। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि अब यह वाली व्यवस्था निष्प्रभावी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो कौन कर सकता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री की सिफारिश हो या मंत्रिपरिषद की, और राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भंग किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सिफारिश किसकी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए किसकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा भंग होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में नॉर्मल कितने सत्र होते हैं? 3। ठीक है, देखो
बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, और मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त तक। शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? देखो, कम से कम जो है वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार होना चाहिए मीटिंग, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का। मैक्सिमम अंतराल जो है 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिहार में 40 हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे 42 हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 29 हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में सीटें ज़्यादा हैं तो प्रतिनिधि भी ज़्यादा ही जाएंगे ओबियसली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42, और मध्य प्रदेश में 29 हैं, बिहार में 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पे है? तो प्रथम दर्जे में उत्तर प्रदेश है हमारा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ठीक है, और इसके बाद में महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र यहाँ पे और यहाँ पे। महाराष्ट्र के बाद में तीसरे दर्जे की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कितनी हैं? 42 सीटें हैं। तो हालांकि ऐसा कोई आंसर करेक्ट नहीं है इसमें, ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ में या तो वेस्ट बंगाल होना चाहिए था, साथ में वेस्ट बंगाल, तब आंसर सही होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोई भी सही नहीं है। हालांकि दूसरे नंबर की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र होगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, तो बिहार की जगह पे पश्चिम बंगाल होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं, और तृतीय स्थान पे पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, और बिहार में 40 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, मतलब टोटल वोट में से कितना प्राप्त होना चाहिए मिनिमम, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती है। देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर, यानी कि तो कितने मत प्राप्त होने चाहिए उसको? 1/6। ठीक है, टोटल वैध मतों का 1/6 प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती है प्रत्याशी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला आम चुनाव जो है 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव टोटल कितनी सीटें थी? 489 सीटों पे हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि 1951 से 1952 के मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो ये मार्च 1991 को। अगला क्वेश्चन, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, कब हुए थे? फरवरी 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हमारा।
लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा इनमें से कोई नहीं। लेकिन वर्तमान में जो उपाध्यक्ष की जो पद है, उपाध्यक्ष का जो पद है खाली है। ठीक है। तो इसका अभी फिलहाल में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है वर्तमान में। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला। ठीक है। तो उपाध्यक्ष वाला जो पद है हमारा अभी खाली है। ठीक है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, या लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, या फिर लोकसभा व राज्यसभा दोनों संयुक्त सत्र में। तो धन विधेयक जो है हमारा केवल लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संसद का जो व्यय है किस में पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। तो संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए सही आंसर? संसद। राइट आंसर क्या होना चाहिए? संसद। भारत की संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 118(4) में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित रहे। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 महीने तक अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मेन बात स्वस्थ रहिए। आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी। ठीक है। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।